मुझे गर्व होता है बताते हुए कि मैंने जो 10th और 12th में 90 और 92 में मैंने फैक्ट्री में भी काम किया। हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष, आपका अपना आशीष। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज संडे है तो शूट करना तो बनता है। सो आज हमारी मीटअप मैनिया की टीम, मैं और रोशन, क्योंकि वेदर बहुत खराब है, निकल चुकी है अभी एक हमारे नए शूट के लिए। तो शूट किसका है, वो शूट के बारे में एक थोड़ा सा बता दूं कि अगर टैक्स की चोरी करोगे तो हो जाएगा, कट जाएगा नोटिस। तो आज का हमारा जो शूट है, एक हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ जीएसटी मिस्टर विजय कुमार सर, उनका शूट है। अभी हम जा रहे हैं सर के लोकेशन पे, देहरादून। और वीडियो में बने रहिए तब तक। इसके हम रुक गए हैं डोईवाला, हमें लेने थे फ्लावर्स। महावर मॉल के सामने हमारे अजय फ्लावर्स की शॉप है। अरे क्या नाम भाई? राहुल। राहुल राहुल हमारे भाई ने बहुत सुंदर सा है कि ये देखो बुके रेडी कर दिया। राहुल भाई दिखा रहे हैं बुके, ये देखो कितना सुंदर बुके रेडी करा राहुल भाई ने। और एक बार यहाँ पे डोईवाला में आए, और अगर आपको निकल रहे हैं यहाँ से, आपको फ्लावर्स की या बुके की नीड है, तो यहाँ पे एक बार आ गए। ये तो जरूरत भी नहीं थी आपने, अरे नहीं, फॉर्मेलिटी कर दी। और हमारे सर आ गए हैं हमको रिसीव करने के लिए। हम सर के घर पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच। बस पहुंच ही गए। पहले इधर से गलत घूमे 2-3 बार ऐसे, उधर से यहाँ से हम आगे चले गए थे। कॉल कर लेते हैं आप मुझे। नहीं, मैप से आ रहे थे ना हम लोग तो। अच्छा, स्टार्ट। और सब लोगों का इंतजार हो चुका है ख़त्म। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सर मिस्टर विजय कुमार। सर के बारे में मैं क्या बताऊं आपको कि सर का जो लाइफ स्ट्रगल है, जो लाइफ जर्नी है, उससे मैं ये बात डेफिनेटली कह सकता हूं कि हमारे जो जितने भी यूथ है जो प्रिपरेशन कर रहा है, एस्पायरेंट्स हैं यूपीएससी के, आईएएस पीसीएस, जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, सर को सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलने वाला है। तो स्वागत करते हैं हम अपने विजय सर का। स्वागत है सर मीटअप मैनिया में। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि सर के बारे में मैं बस थोड़ा सा 2 शब्दों में बोल के, 2 लाइनों में बोल के वाइंड अप करता हूँ। फिर मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा सा अपने बारे में खुद ही बताएं। सर, मैंने आपके बारे में ये सुना है कि जो आपका बेसिकली जो बचपन से लेके आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जो आपकी एजुकेशन हुई है, उसमें काफ़ी स्ट्रगलिंग फेस आपने देखा है। और मैंने ये भी सुना है कि आपने 6 जॉब, गाइज, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही सुना आपने, 6 जॉब सर ने मतलब करी है, सर को मिली है। फिर आप बढ़ते गए। किसी को एक जॉब पाना मुश्किल होता है। अब इसको सर की डेस्टिनी नहीं कह सकते, इसको सर का हार्ड वर्क या कुछ बड़ा करने का जुनून कह सकते हैं। उसके चलते सर ने एक के बाद एक 6 जॉब ज्वाइन करी, और फिर एक के बाद एक छोड़ते छोड़ते आज हमारे सर डिप्टी कमिश्नर ऑफ जीएसटी के पोस्ट पे हैं। और इसके साथ साथ सर एक कलाकार भी हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए सर से ही जान लेते हैं सर की लाइफ की स्टोरी। सर, एक बार प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, हमारे यूथ को, हमारे दर्शकों को, कैसे स्ट्रगल करके एक नीचे से लेके ऊपर एक प्रतिष्ठित पायदान पे पहुंचा जा सकता है। थैंक यू शर्मा जी। पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे एक मौका दिया, और सुनने वाले सभी दर्शकों को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जो है एक बहुत अच्छे चैनल के माध्यम से जो मेरा लाइफ के स्ट्रगल है उसके बारे में सुनने का मौका मिलेगा। मेरा नाम विजय कुमार है, और मैं देहरादून के ग्राम नकरौंदा से बिलोंग करता हूं। और मेरी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन मेरी यही गांव में बालावाला से हुई है। मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज बालावाला से 12th पास किया। उसके बाद फिर मैंने SGRR PG कॉलेज देहरादून से अपना UG और PG दोनों किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो है वो इंग्लिश से MA किया 1998 में। और पढ़ाई करने के दौरान ही मेरी सबसे पहली जॉब जो है वो लेखपाल की लगी थी, जिसमें मैं ट्रेनिंग में गया। सहारनपुर एक छोटा कस्बा है नजियाबाद का, वहाँ पर मैंने 1 साल ट्रेनिंग की। और ट्रेनिंग के बाद मैंने पास आउट किया, और मैंने उत्तराखंड में टॉप किया था। और इसी दौरान जो है मैं फिर वापस आया, और मेरा जो MA पार्ट 1 हुआ था, मैंने फिर उसको जो है सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया।
और कंप्लीट किया। इसी दौरान करते करते मैंने असिस्टेंट ग्रेड एसएससी का एग्ज़ाम होता है, जो आज के समय में जिसको सीजीएल के नाम से भी जाना जाता है, वो मैंने जो है क्लियर किया। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मैं जो है मेरी जॉब लगी दिल्ली में। वहीं पढ़ते पढ़ते जॉब के दौरान मैंने पढ़ाई की और मेरा एक सपना था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बनूं। तो उस सपने को पाने के लिए मैंने वहाँ पर सेल्फ स्टडी की और मैं वहाँ पढ़ता था, जॉब भी कर रहा था साथ में। इसी दौरान मैंने जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई किया इंग्लिश लिटरेचर से, और यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन से मैंने इंटरव्यू दिया इलाहाबाद में, और मेरी जो है वो एज ए इंग्लिश लेक्चरर मेरी जॉब लगी और मेरी पोस्टिंग हुई महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर में। 2000 में मैंने महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर में एज ए इंग्लिश लेक्चरर ज्वाइन किया। वेल नोन कॉलेज है सहारनपुर का वो, महाराज सिंह कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है और 5 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाया। और इसी दौरान मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ हमारा 2000 में। तो फर्स्ट पीसीएस एग्ज़ाम में मैंने जो है एज ए बीडीओ मेरी जो है वो क्वालिफाई किया और ज्वाइन किया मैंने यहाँ। और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग ऊखीमठ केदारनाथ में हुई और 3 साल में वहाँ रहा। और उसके बाद फिर जो है मैंने दोबारा से फिर एग्ज़ाम दिया उत्तराखंड पीसीएस का, और फिर से मैंने जो है वो परीक्षा पास की और मैं एज एन असिस्टेंट कमिश्नर इन कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट उसमें जो है मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। तो सर अभी जैसे आप डिप्टी कमिश्नर सर्व कर रहे हैं जीएसटी में, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि एक बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है, थोड़ा सा रिस्क भी रहता है, एक ये है कि दबाव भी आता होगा कई बार जब बहुत ज़्यादा आप विजिलेंस में चलते हैं, छापे में चलते हैं, तो एक जैसे कि कोई बहुत बड़ा कोई आपने चोरी पकड़ी तो एक दबाव भी आता होगा, तो फिर उसको आप कैसे मैनेज करते हैं सर, ये प्लीज़ आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं अभी वर्तमान में डिप्टी कमिश्नर असेसमेंट के पद पे कार्यरत हूँ स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट उत्तराखंड में, और हमारा काम है रेवेन्यू जनरेट करना, अधिक से अधिक सरकार को राजस्व की जो प्राप्ति है वो अधिक होनी चाहिए, उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। और अभी वर्तमान में स्क्रूटनी के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। इसी दौरान हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें हमें मिलता है कि ये टैक्स का इवेज़न किया है किसी डीलर ने, किसी टैक्स पेयर ने, तो उस पर हम जो है कार्रवाई करते हैं और स्पॉट इंक्वायरी भी होती है, जाके फिर असेसमेंट किया जाता है। बहुत सारी हमारे ऊपर दबाव भी आता है इस बारे में, और दबाव का सामना करने का जो है वो हम लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। और जब भी कोई इस तरह का मामला सामने आता है तो क्योंकि रेवेन्यू इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी बीइंग एन ऑफिसर, तो उन दबाव को जो है सहने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो चुकी है काम करते करते। और हम जो है जो भी जिस तरह का भी दबाव आता है तो उस पर जो है बात करते हैं, उनको बताया जाता है, और जो सही और शासकीय नियम के अनुसार जो काम होता है वो किया जाता है, जो भी लीगलिटीज़ के अकॉर्डिंग होते हैं सर, फिर वो अपना उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोसीड करते हैं। और हमारे सब जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे जैसे हैं, इतने हैंडसम से, इतने स्मार्ट से और इतने डैशिंग पर्सनैलिटी है हमारे सर की कि सर का अभी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक सर बहुत अच्छे डेजिग्नेशन को सर्व कर रहे हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी हम सर से जान लेते हैं। सर आप अपने स्कूल डेज, अपने कॉलेज डेज, अपने स्ट्रगलिंग के डेज के बारे में प्लीज़ हमारे जो यूथ है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको बताइए, जिससे कि आपकी स्टोरी सुन के वो भी अपने टफ टाइम को कैसे फेस करना है वो जान पाएँ और अपना जो उनकी मंजिल है, जो हायर वो है पोस्ट है, वहाँ की तरफ प्रोसीड कर पाएँ। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ पीबी शैली की एक बहुत अच्छी पोएम है ओड टू द वेस्ट विंड। उसमें उन्होंने कहा है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, और वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वट इज़ नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लवर विद सम पेन इज फ्रॉड, और स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो जीवन के सबसे अच्छे गीत होते हैं उनके पीछे बहुत दर्द छिपा हुआ होता है। तो मैं भी, जो मेरा जीवन है वो बहुत ही संघर्षों और चुनौती से भरा रहा है।
अगर मैं बचपन की बात करूं अपने, तो ये जो नकरौंदा है आज के समय में विकसित हो चुका है, लेकिन उस समय जो है 90s के समय पे विकसित नहीं था। और हम लोगों को जो है पढ़ने के लिए भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता था। और मैंने जो है वो अपनी पढ़ाई जो है स्कूलिंग ऐसे ही की है, यहाँ से मैं पैदल जाया करता था। और मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरे फादर हैं वो एक साधारण किसान थे, और हमारे कोई ज़मीन नहीं थी, कोई हम ऐसे जमींदार नहीं थे। तो मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो बहुत ही संघर्षों से पूरा किया है। और मुझे गर्व होता है बताते हुए कि मैंने जो 10th और 12th में 90 और 92 में मैंने फैक्ट्री में भी काम किया। यहाँ पर ये फैक्ट्री थी, उसमें मैंने कैजुअल लेबर के रूप में काम किया। और बहुत सारे जो यहाँ खेती से जो काम होते थे, खेत में करने वाले, वो वाले काम मैंने किए हैं। और तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं जो है सर मैं बहुत भावुक भी हो गया हूँ सर, थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। तो एक मैसेज गाइस आपके लिए यही है कि अगर सर हमारे कर सकते हैं ऐसा संघर्ष करके एक इतने अच्छे पोस्ट पे सर्व कर रहे हैं सर, तो ये मैसेज एक इनडायरेक्ट मैसेज है सर। अभी थोड़ा सा हमारे इमोशनल हो गए हैं, तो एक मैसेज ये है कि कभी भी जो विपरीत परिस्थिति आए तो घबराना नहीं है, एक डट के सामना करना है। तो इस तरह से जो है मैंने जो है अपना जीवन जो है बहुत ही संघर्षों से गुजारा, और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, इससे मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। थैंक यू। उसके बाद मेरी जो है वहाँ से बुलावा मेरा आ गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और मैं यहाँ से दिल्ली चला गया। और वहाँ जाकर मैंने जो है एज एन असिस्टेंट जो है ज्वाइन किया। तो गाइज आप सब लोगों ने सुन ली हमारे सर की जो स्ट्रगलिंग वाली स्टोरी थी, वो आप सब लोगों ने सुनी। और सर हमारे थोड़े इमोशनल भी हो गए थे, लेकिन यह है कि सर ने बहुत अच्छा कमबैक किया, फिर से सर उसी जोश के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। और यह है कि सर आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि जो आपकी स्ट्रगलिंग थी, जैसे कि अभी आप एक बहुत अच्छे उस पे हैं, एक पोस्ट पे हैं, एक मतलब हर तरह से स्टेबल हैं, तो क्या आप अपनी जो जर्नी थी स्ट्रगल की उसको मिस करते हैं? मतलब यहाँ पे पहुँचने का मतलब असली मज़ा तभी आता होगा कि जब स्टेप बाय स्टेप आप आए, तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। आपको मैंने अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बताया कि कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने जो है वो पीबी शैली की पोएम भी सुनाई थी उस पे, तो मैं भी मिस करता हूँ। उस पर मैंने लिखा भी है। मुझे वो जीवन के जो दिन हैं वो बहुत याद आते हैं आज भी। और मैंने लिखा यादें नामक एक कविता, उस पे मैंने लिखा कि बीत गया जो पल जीवन का कहाँ लौट कर आता है, और रोज बदलते इस जीवन की यादें बन जुड़ जाता है। इठलाता है मुस्काता है मन, गीत मधुर सा गाता है, कथा लोक की इस दुनिया में भ्रमर बन उड़ जाता है, भ्रमर बन उड़ जाता है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। और इसी इन पंक्तियों के साथ ही मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि हमारे सर अभी रिसेंटली यूट्यूब पे भी आ गए हैं। सर अपने यूट्यूब का जो चैनल का नाम है बता दीजिए एक बार। हाँ, मैं जो है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ एक लेखक, एक कवि भी हूँ। मैंने जो है बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और एक यूट्यूब चैनल पे जो है वो अपलोड किया है। जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसकी आईडी है कुमार विजय द्रोणी, KUMARVIJAYDRONI। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर देंगे। और सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सर हमारे जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ GST होने के साथ साथ एक कलाकार भी हैं। सर के अंदर एक बहुत ही उम्दा कलाकार छिपा हुआ है क्या अभी धीरे धीरे टैलेंट बाहर आ रहा है, तो अभी पूरी दुनिया देखेगी सर का टैलेंट। तो सर मैं आपसे एक चीज़, आपकी एक लिखी हुई वो है पंक्तियाँ हैं कुछ, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ सुनाएं अपने लिखे हुए उसमें से, ओरिजिनल उसमें से। मैंने जो है युवाओं के लिए कुछ लिखा है, वो मैं सुनाना चाहूँगा। हमारे युवा वर्ग है वो बहुत जल्दी निराश हो जाता है, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उस पर लिखा है कि मैंने ऊंचे हिमालय सा तेरा लक्ष्य हो, गहरे समुद्र सी गंभीरता, और हर हाल में मिलेगी मंजिल तुझको, चाहिए अटल चट्टान सी स्थिरता।
इसी तरह मैंने लिखा है कि आज का माहौल हमारा जो है वो मोहब्बत धीरे धीरे हमारे समाज में कम होती जा रही है, तो उस पर लिखा कि मंदिर में पूजा करूं, मस्जिद में पढ़ूं अजान, चर्च में पढ़ूं बाइबल, गुरुद्वारे से लूं ज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक पूरा का पूरा सर का जो कंटेंट है वो किसी भी बाउंड्री में कन्फाइंड नहीं है, किसी भी जाति मजहब में कोई एज लिमिट में कन्फाइंड नहीं है। सर को बस वो दो वर्ड्स दो और सर उस पर तुरंत बना देते हैं एकदम से। किसी भी युवा वर्ग के लिए अगर मोटिवेशन की कोई ढूंढ रहा है कोई प्लेटफॉर्म, तो हमारे सर को फॉलो करें। और सर एक वो था आपका युवाओं पे जो बेटो वाला था, वो बहुत मेरे को पसंद आया था, एक बार आप वो बताएं। आज का समय ऐसा समय है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, वो भी जो है बेटियों की तरह बाहर चले जाते हैं, वो भी घर से विदा हो जाते हैं। तो उसी पे मैंने लिखा, पेरेंट्स जो है उनके लिए संदेश है इसमें कि परिंदे हैं एक दिन उड़ ही जाते हैं, परिंदे हैं एक दिन उड़ ही जाते हैं, नाते अपनों से एक दिन बिछुड़ ही जाते हैं। मत रोको मोह से इनकी ऊंची उड़ान को, मत रोको मोह से इनकी ऊंची उड़ान को, फैलाने दो पंख, बनाने दो खुद की पहचान को। और ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये सर ने लिखी है अपने सुपुत्री के लिए, अपने बेटे के लिए, जो भी बाहर रह के स्टडीज कर रहा है, हायर स्टडीज कर रहा है। तो सर ने ये उससे उसके लिए मतलब पर्सनली लिखी है और आप लोगों के साथ शेयर करी फर्स्ट टाइम मीटअप मैनिया के प्लेटफॉर्म पे। युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि अगर उनको असफलता मिलती है, हम कुछ पाना चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ता है, सफलता भी हमें मिलती है तो उससे हमें घबराना नहीं है। ये मैंने अपने संघर्षों के समय पे कुछ लिखा था और मुझे इससे बहुत प्रेरणा मिली, तो मैं भी जो है युवाओं को जो है वो संदेश देना चाहता हूँ इन पंक्तियों के माध्यम से कि असफलता मिले तो ना घबराओ, चलते जाओ चलते जाओ, राह कठिन है चाह कठिन है, फिर भी तुम मत रुक जाओ, चलते जाओ चलते जाओ, और आएंगे मार्ग में बड़े शिखर भी, रोकेंगी धाराएं अथाह समुद्र की, फैली होगी गर्म रेत राहों पर, बिछा होगा कांटों का उपवन, फिर भी तुम ना झुक जाओ, चलते जाओ चलते जाओ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और ये वीडियो बीच में रोक के सर को रिक्वेस्ट करा मैंने, क्योंकि सर का बन गया था मोमेंटम अपनी, उसका जो सर का एक वो था, सर उसी मोड में चले गए थे अपनी कविताओं के मोड में। तो मैंने सर को बोला कि सर बस एक अतुल भैया के लिए मैसेज देना है। रुड़की में हमारे अतुल भैया है, अतुल सक्सेना, सिविल लाइंस में अतुल भैया का ऑफिस है फर्स्ट फ्लोर पे। तो अतुल भैया ही मेरे जो भी मीटअप मैनिया के लीगलिटीज होती है सब अतुल भैया ही संभालते हैं अकाउंट। अतुल भैया थैंक यू सर के साथ इंट्रोड्यूस कराने के लिए। और सर के साथ ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी ऐसे इतने बड़े ऑफिसर के साथ बैठा हूँ, इतना ईजी गोइंग जा रहा है। थैंक यू अतुल भैया। मैं युवाओं के लिए जो है एक फिर सामने रखना चाहूँगा अपनी 4 लाइनें कि ये साल भी बीत गया सवालात फिर भी रहे, ये साल भी बीत गया सवालात फिर भी रहे, कि ज़िंदगी कैसे हो खुशनुमा ये ख्यालात फिर भी रहे, और वो बेटा जिसने कमाई थी ढेरों डिग्रियाँ दफन हो गई कफन में, कौन किससे कहे, कौन किससे कहे। तो ये एक ऐसा मैसेज है कि सर की पंक्तियों के माध्यम से अभी एक हमारे सर और एक हमारी मैम एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं हमारे यूथ के लिए, कि सब लोग एफर्ट्स करते हैं, प्रयास करते हैं। जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो पे जाते हैं कि सब लोग एफर्ट्स करते हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं मिल पाते। तो आप सर की लाइफ देखिए, इतना स्ट्रगल करा और यहाँ तक पहुँचे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग्स में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, अंदर ही अंदर ना रखें चीज़ों को। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी मैम, जो बड़ा कैमरे से बड़ा शाई फील कर रही थी। मैडम स्वागत है मीटअप मैनिया पे आपका। तो मैम से बस ये है कि मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब सर का एंगेजमेंट हो रखी थी और सर का बिफोर मैरिज सर मैडम के लिए भी कुछ कविताएं लिखते थे। तो सर मैं वो आपसे जानना चाहता हूँ कि आप शेयर करें प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के साथ में जो आप कविताएं मैडम के लिखते थे। हाँ, जब मेरा जो है इनसे नाता जुड़ गया था तो उसके बाद जो है, क्योंकि मैं कवि था पहले से ही, तो मैं कुछ जो है मेरे मन के उद्गार थे, मैं लिख कर इनको दे दिया करता था बीच बीच में। उसकी कुछ चंद पंक्तियाँ जो है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसका शीर्षक है अभिलाषा। उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं कि तुम्हारे एकल जीवन में सिंदूर बनकर समा जाना चाहता हूँ मैं, अधरों की अधखुली सीमाओं में
स्पर्शों का आयाम देकर नैनों की मूक भाषा से एक आवाज़ देना चाहता हूँ मैं। अब तेरे काले गेसुओं की घनी छाया में जीवन के इस गर्म रेतीले पथ से रुक कर थोड़ा विश्राम कर लेना चाहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैम अभी थोड़ा सा हमारी मतलब थोड़ा सा वैसा हो रही है, मैम आपसे बात कर सकते हैं? सर के बारे में पूछ लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाओ, अपना ही घर समझो। मैं ये आपसे बस मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा भी होता होगा कि हमारे जो सर हैं कि कई बार जैसे कि सर उस पर गए हुए हैं, विजिलेंस या इंस्पेक्शन चलता है सर जब उस पर जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो कई बार मैम ऐसा भी होता होगा कि सर नहीं आए या लेट हो गए, तो फिर आप कैसे सर से गुस्सा होते हो, शिकायत करते हो, बार बार फ़ोन करते रहते हो, कैसे करते हो आप, कैसे लेते हो उस चीज़ को, थोड़ा सा बताएं। करती हूँ 1-2 बार। फ़ोन करते हो 1-2 बार, और फिर सर का ऐसे रहता हो कि सर कई बार सर ऐसा भी होता होगा कि आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं आ पाते होंगे ड्यू टू हैवी वर्क, और तो फिर कैसे मैडम गुस्सा होती हैं आपसे, आप कविता सुना के बनाते हो मैडम को या कैसे करते हो? जब भी कभी ऐसा मौका होता है कि मुझे जो है किसी नौकरी की वजह से किसी कार्यवश बाहर रहना पड़ता है और मैं लेट हो जाता हूँ घर आने में, तो ये बहुत ही सेंसिबल है इस मामले में। हमेशा जो है वो प्राथमिकता देती हैं कि जो आपकी जॉब है आप पहले उसको करो, उसके बाद आप घर आओ, हमेशा जो है। और जब कभी जो है मैं बीच में संपर्क से बाहर रहता हूँ तो हाँ गुस्सा भी होती हैं कि मुझे बताया नहीं कहाँ हैं आप। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि मैम हमारी हाउस वाइफ हैं। सर अपना जो ड्यूटी है इतने अच्छे से इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो मैम है उन्होंने पीछे से घर इतना अच्छे से संभाल रखा है। तो ये एक वो है कि एक बहुत ही हेल्दी कॉम्बिनेशन है। एक मैसेज भी है कि अगर कोई ऐसा कि पोस्ट पे ऐसी रेजिग्नेशन पे है कि बहुत ही पब्लिक डीलिंग या वैसा ऑफिसर वाली जॉब है, तो मैम जैसा सपोर्ट भी चाहिए हमारे ऑफिसर को। तो हमारे साथ अभी जैसे कि एक बहुत ही एक परफेक्ट एक कपल बैठा हुआ है, ये पेरेंट्स भी हैं, इनके 2 बच्चे हैं। जो बड़े वाला जो इनका बेटा है वो तो अभी हायर एजुकेशन के लिए बाहर स्टडी कर रहा है। और सर बस मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आजकल एक वो है कि टीनेजर्स जो हैं कहीं ना कहीं डिस्टेंस बन जाती है फैमिली में, पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं टीनेज में जो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो एक उनके लिए एक आप मैसेज दीजिए कि कैसे कनेक्ट करें कि फैमिली में ही जो भी अपनी शेयरिंग्स हैं सब वो उधर ही सॉर्ट आउट हो जाए। देखिए मैं एज ए पेरेंट्स कहना चाहूँगा जो अपने व्यूअर्स हैं आपके सभी को कि जो बच्चे हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं हमारे, वो बहुत ही व्यक्तिवादी हो चुके हैं। मोबाइल ने जो है उनके जीवन को बहुत ही ड्रास्टिक थॉट्स में एकदम ला दिया है। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो कुछ समय बच्चों को ज़रूर दें, पेरेंट्स भी, और उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करें। वो उनको अलाउ करें कि वो अपने मन की जो बातें हैं वो शेयर कर सकें, और जब भी जहाँ भी जैसे भी मौका मिले उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ कुछ खेल कूद करें। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एज ए पेरेंट मैं अपने बेटे के साथ जो है वो बैडमिंटन खेलता हूँ और बेटी के साथ भी बैडमिंटन खेलता हूँ, उनको ले जाता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। तो ये भी हैं, ये भी जब भी इनको मौका मिलता है किचन में जो है वो बेटी के साथ और बेटे के साथ उनको बुलाती हैं और उनके साथ जो है बातें करते हुए खाना बनाती हैं। शेयरिंग होती है, प्रॉपर शेयरिंग होती है। तो फैमिली में ही अगर ऐसा तुमको एक परफेक्ट वो मिलेगा कि शेयरिंग के लिए आप पेरेंट्स से कर सकते हैं, तो बेटर है कि फैमिली में ही शेयर करें अपने थॉट्स। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, देखो वो गलतियाँ करते हैं, तो हम एज ए पेरेंट्स उनको जो है इस बात के लिए जो है तैयार करें, उनको जो है इनकरेज करें कि उनसे अगर कोई गलती हो भी गई है बाहर कोई, तो वो घर में आके बता दें, छिपाएं नहीं, और उनके मन में जो भी बातें हैं उनको फ्रीली शेयर कर सकें। हम उनको एक ऐसा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर परिवार में दें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे बच्चे हैं वो अपने मन की बात को शेयर कर सकते हैं और जो उनकी समस्या है उसका निदान भी हो सकता है। और ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ जीएसटी ने दिया हमको, एक एज अ फादर, एक एज अ ऑफिसर। सर बहुत अच्छी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं, और इसी नोट के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे सर का। सर शुभकामनाएं आपको अपने चैनल के लिए भविष्य में, और
धन्यवाद मीटअप मैंने में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें मौका दिया।